हिमालयी समाजों के बारे में, हिमालय राज्य के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, मुद्दों के बारे में संसद के भीतर गरजना आवश्यक है। कैसे खाने दो, बिल्कुल अनुमति नहीं होगी देश के अंदर माहौल को खराब करने की। क्योंकि गौ मांस का व्यापार करने वालों से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने चंदा खा लिया। हमारे मुंह पर आकर के लोग नारे लगाते थे जय श्री राम के, हमारे मुंह पर आकर के कहते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। ये बात को स्वीकार कर लिया हमने जब आप ईमानदार कहते रहे कि नहीं ये ईमानदार है, ईमानदार है। अगर उन ईमानदारों को हमने ले लिया, आप कह रहे हैं भ्रष्ट थे। आपकी सरकार ने वकील खड़े कर दिए कि देश की जनता को कोई अधिकार, अरे भाई सुनिए, नहीं है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नकल विरोधी कानून, इतना सख्त कानून उत्तराखंड में बना कि केंद्र को भी उसे हाथों हाथ लेना पड़ गया कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें बच्चों के साथ दगाबाजी ना हो। ऐसा ना हो कि बड़े आदमी का बेटा तो पैसे देके चीटिंग करके पास हो जाए, लेकिन गरीब का बच्चा जो मेहनती है वो रह जाए। कि भैया आपके बाजरे का स्कैनिंग की जाएगी, दीवार की स्कैनिंग की जाएगी, आपके घर में जो है वो सब कुछ छीन करके और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी धामी सरकार है जिसने नेक्सस को तोड़ा, जिसने ये तय किया कि हम कानून बनाएंगे और ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा सख्त कानून युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लेके आए कि जिसे किसी को बच नहीं पाएगा कोई। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 19 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग भी हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने आप को अधिक वोट पड़ने का दावा भी कर रही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड का वोटिंग परसेंट है वो सिर्फ 57% पे आकर रुक गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि आखिर कौन सी पार्टी क्या मान के चल रही है और उनका जो आंकड़ा था वो कहां आके थमा है। तो आज उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय में इसी चुनावी छिबड़ाहट कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं राज्य मंत्री शादाब समजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी धन्यवाद। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ से संरक्षक मनोज ध्यानी जी भी यहाँ पे है जी। तो हम बात करते हैं, आते हैं हम इन्हीं मुद्दों पे। सबसे पहले शादाब सम जी से बात करते हैं। शादाब जी से पहला सवाल रहेगा कि ये जो वोटिंग परसेंट रहा 57.24% जो हमारा कुल मतदान हुआ, और जिसमें हरिद्वार सीट से सबसे ज़्यादा हुआ 63% जो हम मान के चल रहे हैं, जबकि हमारा भाजपा का जो कहना था कि हमारा एक सीट पे 5 लाख से अधिक वोटिंग होगी, साथ साथ हमारा 75% अपने हक पे वोट जाने की बात कही गई थी। तो क्या मान के चलते हैं वोटिंग परसेंटेज जो इतना कम रहा है, ऐसे में आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाए होंगे? नहीं, पूरी ईमानदारी से पहुंचेंगे। सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और मुझे लगता है कि जनता इस देश की मालिक है, इस प्रदेश की मालिक है, तो जनता को तय करना है कि उनका सेवक कैसा होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार के मुकाबले कुछ परसेंटेज तो कम आई है। वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेतु की भूमिका निभाते हैं, वो पूरी तरह से नदारद हैं, उनमें जोश नहीं है, उनमें उत्साह नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सब लोग ये जानते थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्योंकि अंदर से हैं तो सब इंसान ही, तो लगा कि जिन्होंने राम का विरोध किया है हम उनको वोट देने कैसे निकल जाएं। तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो हिंदू वोटर था वो बाहर नहीं आ पाया और उसके अंदर निराशा थी, और इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज घटा है। बाकी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम 5 सीटें ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। जो हमने वादा किया था हम उस पर कायम है। अच्छा, अगर हम स्टेट की बात करें, वोटिंग परसेंटेज कम है, तो ऐसे में क्या मान के चल रहे हैं? हमारा जो था कि 5 लाख एक सीट से हम लोग वोट हासिल करेंगे, वो कहाँ पे आके सिमटा होगा? नहीं, जो हमने कहा था, हमने कहा हम उस पर स्टैंड लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कई सारी सीटें ऐसी थी जिसपे हमने 3 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। तो हमें आगे के लिए 2 लाख और चाहिए थे, तो हमें उम्मीद थी कि 2 लाख बढ़ेंगे। तो हम ये मानते हैं कि जो कांग्रेस को 4 लाख पड़ा था पिछली बार, 4.25 लाख पड़ा था, 4.5 लाख पड़ा था, उसमें कमी आएगी और उनका 1.5 लाख वोट हमें और मिलेगा। तो हम जो 3 लाख का जो डिफरेंस था वो 4 लाख, 4.5 लाख और 5 लाख तक जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है तो उससे थोड़ी सी चिंता तो ज़रूर हुई है, लेकिन हम फिर भी आश्वस्त हैं कि एक बहुत बड़ी लीड के साथ एक ऐतिहासिक जीत की ओर उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और ये एक वैचारिक प्रदेश है,
मैं ये कह सकता हूं कि इस वैचारिक प्रदेश में जहां लोग बाग पूरी तरह से भगवा में मोदी में नजर आए, वहीं हम ये मानते हैं कि एक नई दिशा में उत्तराखंड चला है। जी, आते आप पे अभी फिर लौटेंगे। हम बात करते हैं सूर्यकांत धस्माना जी से। धस्माना जी, जिस तरह से भाजपा लगातार कांग्रेस का कुनबा खाली करने पे लगी हुई है, उससे आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस किस तरह से नए सिरे से काम कर पाएगी? देखिए, चुनाव अब हो चुका है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड के चुनाव में जो बीजारोपण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हो गया है, तो वो भविष्य के गर्भ में है कि नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जो संकेत हैं, जो आपके पूरे देश में पहले चरण का मतदान हुआ है, उस ओवरऑल मतदान में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में तो मत प्रतिशत कम हुआ ही है। पूरे देश में प्रथम चरण में जो मतदान हुआ उसमें जो मत प्रतिशत कम हुआ है, उस मत प्रतिशत कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक स्वाभाविक समर्थक वर्ग वो घरों में बैठ गया। जिसको ये लगता था, जो सोचता था पार्टीशन था, वो किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन उसके मन में एक था कि नरेंद्र मोदी ईमानदार है, और उनके मन में ये रहता था कि कुछ भी हो लेकिन देश के लिए समर्पित हैं नरेंद्र मोदी। और वो लगातार 2014-2019 से अब तक हर चुनाव में उनको वोट दे रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ, एक वो स्वाभाविक जो मतदाता उसका समर्थक बन गया था भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का, वो छिटक गया, वो उदासीन हो गया, वो घर में बैठ गया। जो एक पूरे देश के अंदर हमारा सनातन धर्म मेजॉरिटी में हमारे देश में है, उसको मानने वाले लोग जो गाय को माता मानते हैं, ईसाई कोई गौमांस खाए तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनके धर्म में कोई गौमांस पे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई सनातनी गौमांस का जिक्र भी कर दे, छू भी ले, तो वो महापाप इसलिए माना जाएगा कि हमारे यहाँ गाय को माता कहा गया। हमारे यहाँ कहा गया कि 33 करोड़ देवी देवता गाय पे अकेले वास करते हैं। अब जब ये पर्दाफाश हुआ कि गौ मांस का व्यापार करने वालों से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने चंदा खा लिया, तो वो पूरे देश के अंदर एक समर्थक वर्ग जो गाय को माता मानता था, उसके मतलब होश उड़ गए। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी को डेड ऑनेस्ट मानते थे, बिल्कुल ईमानदार है साहब, कहीं से कोई करप्ट हो ही नहीं सकता, जब ये पता लगता है कि 34 टॉप डोनर्स जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हैं, उसमें से 28 वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड हुई, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये सारा जो एक्सपोजर है, मैं समझता हूं ये 7% वोट कम हुआ है पूरे देश के अंदर पहले चरण में। ये वो समर्थक वर्ग था जो घरों में बैठ गया, निराश होकर के और उदास होकर के। और दूसरी बात, आपने कहा कि बहुत राम लहर थी। हमने 1991 का चुनाव देखा है, जब हम बूथों पे जाते थे तो हमारे मुंह पर आकर के लोग नारे लगाते थे जय श्री राम के, हमारे मुंह पर आकर के कहते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इस बार तो सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ, मैंने हरिद्वार पार्लियामेंट भी और टिहरी पार्लियामेंट के भी अधिकांश बूथों में देखा, जो निराशा, जो नीरसता भारतीय जनता पार्टी के बूथों में दिखाई पड़ी। मैं समझता हूं कि वो एक पूरा इशारा है, और उस इशारे का ही कारण है कि आज सेकंड फेज में ही भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने उनके स्टार प्रचारक हैं, अब वो न विकास की बात कर रहे हैं, न बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, न 2047 के भारत की बात कर रहे हैं, न विकसित भारत की बात कर रहे हैं, न मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। अब वो वाहियात बात कर रहे हैं जो सफेद झूठ है, मतलब सनातनियों के गहने उतार करके और मंगल सूत्र उतार करके और मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। इस तरह की बात अगर देश का प्रधानमंत्री करेगा तो आप समझ सकते हैं फ्रस्ट्रेशन का जो हाइट है और जो लिमिट है वो कहां पहुंच गई है। और प्रथम चरण का जो मतदान है वो उत्तराखंड में भी हुआ है
अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, उसमें साफ इशारा है कि इनकी विदाई तय हो रही है। जनता ने विदाई तय कर दी है। मैंने आपको बताया कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन क्योंकि 7 चरणों में चुनाव है और दूसरे ही चरण में जिस प्रकार से सारे मुद्दे छोड़ करके सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया, जो बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं दूर दूर तक नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझा रहे हैं लोगों को कि भैया आपके बाजरे का स्कैनिंग की जाएगी, दीवार की स्कैनिंग की जाएगी, आपके घर में जो है वो सब कुछ छीन करके और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन की हाइट है और ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जनता का मूड क्या है। जी बिल्कुल, जैसे आपने मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। बहुत वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय धस्माना जी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्या है ये सामने दिख रहा है कि वो अभी श्री राम के अपयश से बच नहीं पाए और अब वो गौ माता पे आ गए। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गौ भक्षक बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अरे हम हिंदुस्तान के लोग भाई मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो एक की माँ को दूसरा कैसे खा जाएगा कि जो ये इनको अनुमति है ये खा सकते हैं। देश ने मना कर दिया, शरीयत ने मना कर दिया, कोई गौ हत्या अगर देश में होगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के नेता बार बार इस लाइन पे आ जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये खाते हैं तो इन्हें खाने दो। कैसे खाने दो? बिल्कुल अनुमति नहीं होगी देश के अंदर माहौल को खराब करने की, क्योंकि अभी तक इसी पे तो रोटियां सेकी हैं। इसीलिए तो आज हालात बद से बदतर हो गए कि जब मौका मिला कर ले मुसलमान। जो कांग्रेसी विचारधारा का मुसलमान था, अरे लाइसेंस किसने दिए इन्हें? जो आज स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, इन्हें लाइसेंस देने वाले कौन है? कौन कांग्रेस है? क्या कांग्रेस ने नहीं दिए? आज कह रहे हैं कि हम कटवा रहे हैं। आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये तय है कि बफेलो आप काट सकते हैं, लेकिन आप गौ हत्या करेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। और हम लगातार, हमारी वैचारिक लड़ाई है, हम लगातार विरोध करते हैं। हम अपने भाइयों के दिल को दुखाना नहीं चाहते। अगर कोई मेरी भाई की माँ है तो मेरे लिए भी माँ का दर्जा रखती है। कोई मतलब नहीं है देश का मुसलमान को, जो हमेशा क्वेश्चन मार्क में कांग्रेस खड़ी कर देती है कि नहीं ये तो सनातन विरोधी हैं, ये तो हम गाय को उसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान करते हैं लेकिन मुसलमान गाय खाता है। ये कब तक बदनाम करोगे? कब तक हमारे ऊपर राजनीति करोगे? कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है, अरे बीजेपी राजनीति करती है। राजनीति तो कांग्रेस करती है, उसका जीता जागता उदाहरण है। और हम हमेशा कहते हैं कि कहीं से कहीं तक देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। मेरे प्रधानमंत्री देश की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कहां बात हो रही है? कौन सी कांग्रेस, कौन से कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा बना के रख दिया? सारे लकड़बग्गे, सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए, इस बात पे लड़ गए कि कैसे जान बचाई जाए, क्योंकि सबके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। सब इकट्ठे होके आगे खड़े हो गए, इंडी गठबंधन बन गया है, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, आधे जेल में हैं, आधे रेल में। चिंता मत कीजिए, जिन्होंने पाप किया है एक एक पाप की सजा मिलेगी। ये कहने से बच नहीं पाएंगे आप कि अब गौ माता को बीच में ले आए। या गौ माता हम सब के लिए आदरणीय है। कोई उसकी तरफ उंगली उठाएगा तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं आदरणीय धस्माना जी से, मुद्दों पे आइए ना, मुद्दों की राजनीति। जी, इन्होंने जैसा कि कहा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो गाय नहीं खाता। दूसरी बात, सारे पाप जो कांग्रेस ने किए हैं, ईडी की छापेमारी और सब कुछ, और फिर वो भाजपा में शामिल होकर बिल्कुल पाक साफ हो जा रहे हैं। देखिए, इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन इंटरनेशनल ब्रांड है और वो इंटरनेशनल ब्रांड इतना फेमस हो गया है, चाइना को फेल कर दिया, जर्मन को फेल कर दिया, ब्रिटेन को फेल कर दिया, दुनिया की सारी वॉशिंग मशीन्स फेल हो गई। एक नई वॉशिंग मशीन आई है मोदी के नाम की, और वॉशिंग पाउडर भी मोदी है। और वो ऐसा वॉशिंग पाउडर है, 70,000 करोड़ रुपए का चाचा भतीजे ने भ्रष्टाचार किया, और जैसे ही भतीजा उस वॉशिंग मशीन के अंदर गया, अजीत पवार, वो इतना उजला होकर के आया कि उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अशोक चौहान पानी पी पी करके प्रधानमंत्री जी ने गाली दी। इतना बड़ा जो आदर्श घोटाला जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं थकते थे, अशोक चौहान का नाम लिया। कभी कोई प्रधानमंत्री किसी का नाम लेकर के आरोपित नहीं करता। अशोक चौहान साहब, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, शहीदों का हिस्सा खा गए। जैसे ही अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन मोदी में गए और मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाए, इतना उजला हो गए
कि अगले दिन ही राज्यसभा का टिकट दे दिया और राज्यसभा भेज दिया। और ऐसे ही छगन भुजबल और ऐसे ही तमाम वो नेता, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश के अंदर वो तमाम भ्रष्ट लोग जिनको प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने श्रीमुख से भ्रष्टाचारी बता चुके थे, जैसे ही वो मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाए वो उजले होकर के आ गए। तब सच बोल रहे थे आप कि अब सच बोल रहे हैं? तब आप उन्हें ईमानदार कहते थे, तब आपके वो दूध के दूल्हे थे, तब आप वो कहते थे उनसे अच्छा कोई नहीं है, इनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे, अब आप कह रहे हैं आरोप सही है। मतलब ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये तो बताना पड़ेगा ना। भाई हमने तो आरोप लगाए नहीं थे, आरोप तो प्रधानमंत्री जी ने लगाए थे। प्रधानमंत्री आप, हम आज भी कह रहे हैं, हम आज भी नहीं, हम आज भी कह रहे हैं हमारा डबल स्टैंडर्ड ही है। डबल स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री हम थोड़ा बॉबी नजरों में तो आज बेईमान कहते हो। जी मैं बता रहा हूँ हम उनको तब भी बेईमान नहीं कह रहे थे, तब भी ईमानदार नहीं कह रहे थे। हम ये कह रहे थे, आपकी बात को स्वीकार कर लिया हमने, जब आप ईमानदार कहते रहे कि नहीं ये ईमानदार है, ईमानदार है। अगर उन ईमानदारों को हमने ले लिया, आप कह रहे हैं भ्रष्ट थे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी कहें कि उन्होंने झूठ कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए का चाचा भतीजे ने भ्रष्टाचार किया है। प्रधानमंत्री जी कहें आप लोग अभी लड़िए मत। अभी हमारे एक सेकंड, बॉबी पवार के साथ ही ध्यानी जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आते हैं। तो जैसा कि इस बार बॉबी पवार को लेके एक बहुत अच्छा टिहरी लोकसभा चुनाव में रहा रुझान, काफी युवा भी उनके साथ रहे, लेकिन वहां पे काफी सारी सीटों पे आपको पता होगा, काफी सारी जगहों पे उत्तरकाशी में 7, टिहरी में 4, देहरादून की बात करें तो यहाँ मसूरी और चक्राता में एक जगह पे ऐसे रहे जहाँ पे वोट का बहिष्कार हुआ। तो आप क्या मानते हैं, ऐसे में कितना डेंट जो है वो लगा होगा बॉबी पवार को, जो वोट मिलने थे वो नहीं मिल पाए? हरे कृष्णा, देखिए विमर्श जो है इन बिंदुओं पे आना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार बहुत अच्छे परिणाम दे रही है, जनता सुखी है, तो जनता वोट करने आएगी। लेकिन जनता बहिष्कार करने पर मजबूर हो रही है, ये चिंता का विषय है। तमाम इलेक्शन कमीशन, राज्य के चुनाव आयोग, राजनीतिक दल सब ये कह रहे थे कि हम बढ़ चढ़ कर मतदान कराएंगे, लेकिन लोगों ने बहिष्कार किया। बहिष्कार ही नहीं, ये बात सत्य है कि मैं बहुत टिहरी लोकसभा के क्षेत्र के काफ़ी जगह घूमा और मैंने भी ये पाया कि राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बस्तों पे बिल्कुल एक सूनापन था, एक निराशा थी। मैं देख रहा था कि जो जोश होता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कई बूथों में मैंने देखा कि 22 कुर्सियां लगी थी, लेकिन बैठे हुए 3 लोग थे। कई जगह बैठे हुए तो आराम से खाना खा रहे थे, इत्मीनान से, मतलब वोटर नहीं था और भोजन करने की मतलब बड़े आराम से, जैसे होटल में बैठ के पिकनिक पे खा रहे हो, इस तरीके की स्थितियाँ थी। कांग्रेस के भी यही हाल था। और हम लोगों ने तो एक नया प्रयोग किया, और नया प्रयोग ये किया कि जो भारत की संसद है वो प्रतिनिधित्व मांगती है प्रत्येक क्षेत्र का। तो टिहरी लोकसभा से क्या ऐसा किया जा सकता था कि एक युवा चेहरे को भारत की संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा जा सके। युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो अगर कोई अपनी मांगना चाहता है तो सरकार उसको लाठियां देती है, एक ही साल में उसके ऊपर 6-6, 7-7 मुकदमे लगा देती है। सरकार न्यायिक दरवाजे खटखटाती है पुलिस की, इनकी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इस तरीके के हालात जो थे, और वो युवा जो लगातार एकता विहार धरना स्थल पे आज भी, इस समय जिस समय हम विमर्श कर रहे हैं, चुनाव हो चुका है, आज भी धरना दे रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, इस मांग को लेके। ये जो नकल माफिया है जो लोगों के घरों में डाका डाल रहा है, माता पिता अपने मकान के लिए पैसा जमा करते हैं, अपने बच्चों के शादी ब्याह कराने के लिए पैसा जमा करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। अब तो नौकरियों के लिए भी 25-50 लाख रुपए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कि किसी हाकम सिंह को ढूंढो, उसकी जेब भरो और तब जाके बच्चे की नौकरी लगेगी। ये हालत है। संविदा की नौकरियों में सिफारिश, मंत्रियों की सिफारिश लगती है और तब जाके किसी को नौकरी मिलती है। तो ये जो संस्कृति बन गई है उत्तराखंड के अंदर, इसने बेरोजगारों को, युवाओं को त्रस्त कर दिया है, अभिभावकों को त्रस्त कर दिया है। और मैंने देखा कि टिहरी लोकसभा की जनता में जब भाई बॉबी पवार का
घोषणा हुई तो पूरा जन सैलाब, और ये फर्स्ट टाइम मैं अपनी उत्तराखंड की हिस्ट्री में मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि एक ऐसा युवा प्रत्याशी जो बिल्कुल जिसको राजनीतिक अनुभव नहीं है वो मैदान में उतरता है और तमाम कंस्टिट्यूएंसीज में उसको सब जगह से वोट पड़ रहे हैं, तमाम जो सामाजिक वर्ग है उससे उसे वोट पड़ रहे हैं, और उसके पीछे युवाओं का जन सैलाब खड़ा हो पा रहा है। और अगर आप मैं ज़रूर चाहूँगा कि राजनीतिक दलों, शादाब भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें मुद्दों पे बहस करनी चाहिए। यस, हमें मुद्दों पे बहस करनी चाहिए कि मुद्दे क्या है उत्तराखंड के मुद्दों पर क्या अभी तक क्या हो रहा है। मैं अभी अंकिता भंडारी बहन का कोई चर्चा ही नहीं आई इस विमर्श में। एक VVIP का नाम आ रहा है, वो यहाँ खुलेआम टिकट बांट रहा है। ये हो क्या रहा है? जो नैतिकता की दुहाई देते हैं क्यों नहीं ऐसे लोगों को अलग कर पाती हैं? क्या कारण है कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको ढोना पड़े? एक उद्यान विभाग के एक अधिकारी पे कार्रवाई होती है, उसके लिए CBI जांच की सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई होती है, तो हाई कोर्ट से कार्रवाई की CBI की जांच की मांग होती है, निर्देशित किया जाता है, सरकार भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कि नहीं इस पर CBI जांच ना कराई जाए। क्यों नहीं कराई जाए, है ना? आखिर आप किसको बचाना चाहते हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी एक दागदार को बचाना चाहते हैं? ये उत्तराखंड सरकार एक दागदार को बचाना चाहती है। सही बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले की भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। कहाँ से? बिल्कुल, हम मुद्दों पे भी अभी आते हैं, लेकिन आप क्या मान के चल रहे हैं कि बॉबी जो युवा पहली बार टिहरी लोकसभा से खड़ा हुआ है, लगभग कितना वोट आप लोग मान के चल रहे हैं कि? देखिए, ये खतरे की घंटी राजनीतिक दलों के लिए, भविष्य के लिए है। क्षेत्रीय राजनीति दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का, वो एक सूत्र में पिरो नहीं पाई। लेकिन इस बार क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने पहल की, उसको उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने आत्मसात किया, उसको उत्तराखंड समानता पार्टी, जिन्होंने समानता मंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट से समानता के अधिकार पर लड़ाई जीती और अभी भी लड़ रहे हैं, उस पार्टी ने इसके अलावा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, हिमालय क्रांति पार्टी, बहुत सारी पार्टियों का एक जो गठजोड़ है, उसने एक सूत्र में सिर्फ एकमात्र सीट टिहरी लोकसभा में एक युवा के पीछे खड़े हुए, मुद्दों पे खड़े होकर आए। ये एक सिग्नल है, और वो सिग्नल 2027 के लिए भी है, वो आने वाले नगर पंचायत चुनाव के लिए भी वो सिग्नल है कि अब उत्तराखंड की जनता जो सही विकल्प है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का, उसको तलाशने की ओर बढ़ रही है। उनको चिंता होनी चाहिए। बॉबी पंवार ने तो एक अलख जगाई है, और उस अलख की जो लौ, जो मशाल बनने जा रही है, जो वो दावानल का रूप धारण करेगी, उससे राजनीतिक दलों के चेहरे पे, माथे पर शिकन पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, अनुमान की बात करें तो अभी आप बता भी रहे थे कि आप लोग लगभग कितना लेके चल रहे हैं, और कुछ जगह पे 80-90 जगह पे आप बता रहे थे बस्ते नहीं लग पाए, कुछ दिक्कतें हो गई। देखिए, बहुत युवा लोग बॉबी पंवार के पीछे रहे, लेकिन कांग्रेस से लेके भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं आपको मोबाइल में लिखा हुआ दिखाऊंगा कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, मेरे परिवार के 25 वोट हैं, सारे के सारे बॉबी पंवार को हैं। हमारे को चुनाव के दिन जब मैं इसी GMS रोड पे घूम रहा था और नारियल पानी पीने के लिए रुके थे हम लोग गर्मी से, तपिश से, तो फ़ोन आता है मेरे पास में, तो राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनके परिवार के 4 वोट, उनकी माताजी को छोड़ के 3 वोट बॉबी पंवार को। ये स्थिति है, और चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से वोट है। मैं मुस्लिम इलाकों में भी गया, वहाँ पर मैंने देखा कि बॉबी पंवार जी को जो बस्ता लगा हुआ था उसमें लोग जा रहे थे, क्योंकि मैं भी ये मान के चला था, मेरा ये मानना है कि मुस्लिम्स आज की तारीख में स्ट्रेटजिक वोटिंग करते हैं। 15 से 18 तारीख के बीच में उन्होंने तय करना था कि किसको वोट करें, और मुझे लगता है कि एक ढकरानी ढालीपुर को छोड़कर, जहाँ पर कुछ संदेह की इन्फॉर्मेशन है हमें, लेकिन बाकी जगह में भाई बॉबी पंवार मुस्लिम्स के बीच में भी वोट लेने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने लगभग तमाम समाज के तबके में
बिना जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर जो सही में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व संसद के भीतर जाना चाहिए था, उस रूप में कार्य किया है। जीत हार अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र में बिना फाइट, बिना युद्ध के नहीं, मतलब मोर्चा जो है जैसे सूरत में हुआ, एकदम खुला मैदान छूट गया, चले गए, मतलब निर्विरोध चले गए, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ है कि विचारों पे, दर्शन पे बात हो, मुद्दों पे डिस्कशन हो। जो उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े हैं, महिलाओं से हैं, किसानों से जुड़े हैं, काश्तकारी से जुड़े हुए हैं, पलायन से जुड़े हैं, चकबंदी का सवाल, आज तक क्यों नहीं दोनों की दोनों सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी की, वैधानिक रूप से उसे सॉल्व कर पाई हैं, विषय है। फिर उसी सवाल पे आते हैं, आप क्या मान के चल रहे हैं लगभग कि कितना वोट जो है वो? हम तो बॉबी को जीता हुआ मान रहे हैं, वो जीत चुके हैं। हम तो जीत का जश्न प्रथम जिस दिन चुनाव का था, और युवाओं में जिस प्रकार का जोश है, आज भी उत्साह है, और रात के 2-2, 3-3 बजे तक कार्यकर्ता डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं लगातार। आज भी जिस जोश की भावना में दोनों पार्टियों के बीच में संशय हो सकता है, बॉबी पवार और युवाओं के बीच में कोई संशय नहीं है, वो जीते हुए हैं। आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, और अगर कहीं थोड़े 19-20 होगा तो आगे पलटेंगे। कौन सा अभी वो है, यंग लड़का है, 26 साल का है, 40-50 साल के आगे की राजनीति है, वो इस राजनीति, उत्तराखंड की राजनीतिक धारा को बदलेगा, ऐसा हमारा संकल्प और प्रण है। जी, आप क्या मानते हैं, स्टेट में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है, कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। शुरुआत में कुछ परेशानियां आई, जैसा पूरा देश में आपने देखा, धन बल के आधार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका दबाव बना करके जिस प्रकार से लोगों को पार्टी छोड़ने में और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए दबाव बना, उसके बावजूद उत्तराखंड में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 5 लोकसभा सीटों पर, अभी मनोज भाई ने जो बात कही, कांग्रेस ने जितनी मजबूती के साथ अंकिता भंडारी का मामला उठाया, कांग्रेस ने जितनी मजबूती के साथ भर्ती घोटाले का मामला उठाया, कांग्रेस ने जितनी मजबूती के साथ पूरे राज्य में अग्निपथ योजना के मामले में अपनी बात कही, पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय चुनाव में जो लोकल स्टेट के इश्यूज थे, उन स्टेट के इश्यूज को कांग्रेस ने बहुत शिद्दत के साथ एड्रेस किया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग, आपने तो वो वीडियो देखा होगा जिसमें अजय भट्ट कह रहे हैं कि मैंने गलती करी है, मैं कोई काम नहीं कर पाया, मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत दो। आपने अनिल बलूनी जी को सुना होगा, उनका भाषण सुना होगा कि भाई मोदी जी के लिए मैं आया हूँ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपने महारानी जी का सुना होगा, जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने काम क्या किया, कोरोना में आप थी नहीं, आपने भर्ती घोटाले में क्या किया, आप महिला हैं, आपने अंकिता भंडारी के मामले में क्या बोला, तो बोली जो मोदी जी ने किया वो मैंने किया, जो मोदी जी ने किया वो मेरा करा हुआ मानिए। आपने इसी प्रकार से जो पूरे राज्य के 5 लोकसभा, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री रहते हुए वो 4 साल की अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाए, वो केवल मोदी जी के, मतलब 5 के 5, जो आप अजय टम्टा को लीजिए, वो केंद्र में मंत्री रहे, कोई उपलब्धि नहीं, कोई बात उपलब्धियों की नहीं, कोई बात काम की नहीं, केवल मोदी जी के नाम पर। लेकिन कांग्रेस ने पूरे राज्य भर में जो स्टेट के इश्यूज थे, नेशनल इश्यूज के साथ साथ हमने स्टेट के इश्यूज को बहुत शिद्दत के साथ उठाया। और मुझे लगता है, देखिए, अब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव की जंग में है, मैंने आपको बताया कि ईवीएम में अब कैद है, अब तो हम केवल दावा कर सकते हैं, लेकिन जनता ने निर्णय निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में दिया होगा, ऐसा मुझे पूरा अनुमान भी है और उम्मीद भी है। क्या कुछ कहेंगे आप इन पे? स्थानीय मुद्दे गायब रहे। सबसे पहले तो आदरणीय ध्यानी जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। आदरणीय दसवाना जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो जो लोकल मुद्दे थे वो हावी थे। नकल विरोध, नकल की बात की, नकल नेक्सस कब बना? हमने बनाया क्या? तोड़ा भारतीय जनता पार्टी, युवा मुख्यमंत्री ने नकल नेक्सस को। इनके कार्यकाल में तो फल फूल रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये तो धंधा बन गया था। कांग्रेस के नेताओं के पास जाओ, पैसे दो, नौकरी लगाओ, घर आ जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी धामी सरकार है जिसने नेक्सस को तोड़ा, जिसने ये तय किया कि हम कानून बनाएंगे और ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा सख्त कानून युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लेके आए कि जिसे किसी को बच नहीं पाएगा कोई।
जिन्होंने चोरी किया उन्हें निपटा दिया जाएगा। कब से चल रहा होगा ये धंधा कि गरीब का बच्चा मेहनत करे, वो संघर्ष करे। कितने बड़े ऐसे होंगे जो काबिल होंगे, उनकी नौकरियों के नंबर नहीं आए इन 65-70 सालों में। आज गरीब के बेटे को उम्मीद जगी है कि मुझे मौका मिलेगा, ईमानदारी से चयन होगा। या कितने बड़े नेक्सस, ये बताइए, जो ट्यूशन के इंस्टीट्यूट्स खुले, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, मैं किसी एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ सेटिंग गेटिंग पहले हो जाती थी, जहाँ पहले ही पर्चे आ जाते थे कि ये बड़े अमीर का बच्चा है, वहाँ आ गया है सॉल्व पेपर, इस पे जाइए और पढ़ लीजिए। मेरी सरकार ने उस नेक्सस को तोड़ा और एक कानून लेके आए, नकल विरोधी कानून। इतना सख्त कानून उत्तराखंड में बना कि केंद्र को भी उसे हाथों हाथ लेना पड़ गया कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें बच्चों के साथ दगाबाजी ना हो। ऐसा ना हो कि बड़े आदमी का बेटा तो पैसे देके चीटिंग करके पास हो जाए, लेकिन गरीब का बच्चा जो मेहनती है वो रह जाए। क्योंकि जब सेटिंग गेटिंग से जो लोग आते हैं वो देश के साथ अन्याय करते हैं। नाकाबिल लोगों को काबिलियत की जगह बिठा दिया जाता है, तो एक षड्यंत्र हो जाता है उस पद के साथ। तो मेरे मुख्यमंत्री ने इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया। लेकिन क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो सेटिंग गेटिंग चल रही है, देखिए आपने, हम तो शुरू से कह रहे थे बॉबी पवार कांग्रेस की बी टीम है, और वो बी टीम नजर आई। उन्होंने हमारे खिलाफ वातावरण बनाने का काम किया। अभी आदरणीय ध्यानी जी कह रहे थे कि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि भाई उन्होंने व्हाट्सएप किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि हम आपको वोट दे रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के राज्य मंत्रियों के यहां से फोन आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट ही बीजेपी का वोटर था। इमोशनल वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, उसे गुमराह किया जा सकता है। तो एक तरह से ये जो टीम बनी है, जो नेक्सस बना, जो आपके चैनल पे एक्सपोज हो रहा है कि भाई एक ने कहा, एक ने कही, दूजे ने मानी, तो दोनों जो सेटिंग गेटिंग का खेल था, ये लाइन चली है। जो दूसरी बात आई कि यहाँ एक लाइन चली कि जी वो वहाँ गलत हो रहा था। अरे भाई, वो फला पार्टी के आदमी से जुड़े हुए थे, फला आदमी यहाँ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई, राम और रावण आपके घर में पैदा होते हैं। आपको तय करना है कि आप राम के साथ हैं कि रावण के साथ हैं। आपके बच्चों में भी कोई ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर रावण के गुण आ जाए, आपके बच्चे में किसी में राम के गुण आ जाए। आपको तय करना है कि आपको रावण के साथ खड़ा होना है कि राम के साथ खड़ा होना। ये धर्म तो यही सिखाता है ना। लेकिन ये क्या हुआ, हम किसके साथ खड़े हुए? हम रावण के साथ खड़े नहीं हुए। अगर किसी ने गलत किया, वो भारतीय जनता पार्टी में वो बड़ा परिवार है, कई बार लोग आ जाते हैं, वो गलत कर रहा है, हमने निकाल के बाहर फेंका, हमने कहा सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये ईमानदारी होती है, ये बताता है कि हम धर्म पे है। अगर किसी व्यक्ति, मेरे यहाँ के किसी बच्चे से गलत हरकत हो जाती है, मैं उसका सपोर्ट ना करूं, मैं सहयोग ना करूं, मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूं, ये धर्म सिखाता है। हमने धर्म का काम किया कि नहीं किया? हम अधर्म के साथ खड़े हुए कि धर्म के साथ? हम धर्म के साथ खड़े हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी है, ये मेरी वैचारिक जीत है कि हम, अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया, हम उस गलत के खिलाफ खड़े हुए, हम गलत का साथ देने के लिए खड़े नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो नेक्सस बन गए, आपने कहा बहुत अच्छी बात की, अग्निवीर, इन्होंने अग्निवीर को मुद्दा बनाया। कहा ना मेरी सरकार ने, हमने कहा कि इसको हम विचार कर रहे हैं, इसके ऊपर आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो ये सोचा था कि हर देश का हर व्यक्ति एक सैनिक बने, जैसे अलग अलग देशों में होता है कि सबको इसकी ट्रेनिंग, और इसके बाद वो इसका जॉब नहीं है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर भारत का लाल अपनी जान को कुर्बान करने के लिए देश पे तैयार रहे, आवश्यकता पड़े तो वो भी अपनी सेवाएं दे सके। उसके बावजूद भी अगर लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा, तो हमने उसे क्वेश्चन मार्क में ले लिया। मेरी सरकार ने कह दिया कि हम इस पर रिव्यू करेंगे। अब जब रिव्यू करने की बात कही तो फिर मुद्दा क्यों बन रहा है? वो इसलिए क्योंकि किसी को देश से मतलब नहीं है, देश की सेना से मतलब नहीं है। वो जो देश की सेना का अपमान करते थे, जो देश की वीरता के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे, देश की सेना के शौर्य पे सवाल उठाते थे, आज वो बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमने कहा चिंता करने की जिम्मेदारी भी हमारी, हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो बदलेंगे ना, लाएंगे ना। हम युवाओं के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश की उस विचार के साथ हैं। उत्तराखंड सैन्य धाम है, और सैन्य धाम में अगर हम अपने युवाओं के बारे में चिंता नहीं करेंगे तो क्या है? लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जिस तरह से भ्रम फैलाने में कामयाब हुए, उसका जीता जागता सबूत तो अब चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि कितने पानी में। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, वो हमारी विचार को समझते हैं, हमारी सोच को समझते हैं, और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो किसी बहकावे में नहीं आए होंगे। उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपना निर्णय लिया होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिया होगा। दूसरा, आदरणीय धस्माना जी भी कह रहे थे कि वो मोदी जी की बात हो रही है, जिससे भी पूछो काम। अरे हम सामूहिक निर्णय में विश्वास करते हैं, हम व्यक्तिवादी लोग नहीं हैं। हमने कहा
जो मोदी जी ने किया, मोदी जी तब कर पाए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री तब बने जब एक संसद का वोट उन्हें मिला। तो उत्तराखंड में अगर ऑल वेदर रोड बन रहा है तो इसका श्रेय तो वहां की सांसदों को भी तो जाएगा ना, उसका श्रेय। अगर आज सब लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो उसका श्रेय सांसदों को भी जाएगा ना। अगर अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, पहाड़ पर अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है, उत्तराखंड में चौड़े चौड़े रोड्स बन रहे हैं, तो इसका श्रेय तो हमारे सांसदों को जाएगा ना। वो काम उनके क्षेत्रों में हो रहा है। करा प्रधानमंत्री रहे हैं, करा केंद्र की सरकार रही है, करा प्रदेश की सरकार रही है, तो उनका भी बराबर हिस्सेदारी है। क्योंकि जब वहाँ रेजोल्यूशन पास होता है, जब वहाँ कोई चीज़ निर्णय होता है तो उस पर उनकी भी सहमति होती है। तो हम तो लोकतंत्र को जिंदा करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ मनमानी थोड़ी दिखा रहे हैं, डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रही है कि इंदिरा गांधी जी की नहीं सुनी तो इमरजेंसी लगा दी। वो हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत है कि अभी कांग्रेस समझ नहीं रही है। इतना समझेगी, इतना में बहुत देर हो जाएगी। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस ने या हमारे विपक्षों ने जिस तरह से माहौल हमारे खिलाफ बनाने की कोशिश की है, हम कहीं से कहीं तक ना उत्तराखंड की जनता ट्रैप में आई है, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रैप में आए। परिणाम आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को जीतने जा रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा विपक्ष में आपके रहा है, लेकिन जिस तरह से विपक्षियों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या आपके पार्टी में सक्षम लोगों की और समझदार लोगों की कोई कमी थी कि आपको दूसरों को कुनबा जो है वो खाली करना पड़ रहा है? अभी कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने यही बात कही कि आज ही उनका एक बयान छपा है गरिमा मेहरा का, कि जिस तरह से भाजपा दल बदल की राजनीति कर रही है और कांग्रेसियों को शामिल कर रही है, कल वो अपने लिए ही कील बोने का काम कर रही है। तो कल को जब निकाय चुनाव या आगामी चुनाव होंगे, कि आपको आपसी संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं जहाँ शेर और हिरन एक साथ पानी पीते हैं। मतलब कांग्रेस हिरन? मैं ये कह रहा हूं ना, हम काम करने वाला जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। अगर कोई व्यक्ति, सूर्यकांत धस्माना जी कल कहने लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं, और उनको हमें लगे कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, उनके विचार ठीक है, तो हम क्यों रोकें? लेकिन ये दो मुहा चरित्र हुआ कि जब तक जो लोग आपके पास थे, आप उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, आप उनके कसीदे पढ़ते थे। आज उसी कार्यकर्ता को जिसने आपकी पार्टी को जिंदा रखने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, आज उसने अगर आपकी किसी विचारधारा से कि आप श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, आज वो गद्दार हो जाता है, आज वो देशद्रोही हो जाता है, आज वो अधर्मी हो जाता है, आज वो नासूर बन जाता है। ये गलत बात है। ये पैटर्न कांग्रेस के नेताओं का ठीक नहीं है। ये वही लोग हैं, कल जब आपके पास वापस जाने लगे अगर उनमें से कोई, फिर किस मुंह से वापस लोगे? लोकतंत्र में लड़ाई नहीं चल रही है, जंग नहीं है, मत भिन्न हो सकते हैं। और अगर आज कोई आपकी कमियों की वजह से उनको आपके राष्ट्रीय नेतृत्व पे यकीन नहीं आ रहा है, वो उनको लग रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख रहा है, और उनको लगता है कि जो हिंदू जो श्री राम से प्यार करते हैं, जिनको लगता है कि हमें सब लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहिए। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा रहा जिसने कहा नहीं, और उसके बाद आचार्य हमारे जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे कई सारे लोग, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे लोग शुरू से कह रहे थे, वो जाने से पहले नहीं हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। लेकिन जब नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा कि आप श्री राम का विचार का विरोध करते करते अब श्री राम का विरोध नहीं करेंगे। वही कांग्रेस में हुआ, जिनको लगा कि ये श्री राम का विरोध कर रहे हैं तो वो लोग छोड़ के आ रहे हैं। अब वो छोड़ के आ रहे हैं तो ये उन्हें अब सारे दोषी बता रहे हैं, भाई आप तो, कब आपको क्या कहें हम तो खुद शर्मिंदा हैं कि अब कांग्रेस को अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है, इनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराना चाहिए। मुझे लग रहा है इनके लिए बहुत ऐसा भाजपा में नहीं होता है। अगर हम देखें तो हरक सिंह रावत, भाजपा कांग्रेस, लास्ट में उनकी बहू ने जब ज़्यादा छापेमारी हुई तो भाजपा ज्वाइन कर ली और उन्होंने स्वागत किया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, छापेमारी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यही तो पूरा सच है आज की राजनीति का, दल बदल का, वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग पाउडर का, सच यही है। अब शादाब भाई को तो आप ये जो आज का डिबेट है, ये बीजेपी के नेशनल लीडरशिप को भेजिए, मुख्तार भाई से और शहनवाज भाई से बहुत अच्छा डिफेंड ये करते हैं। मैं इनको इसको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सुप्रीम कोर्ट जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध कह दे, असंवैधानिक कह दे, और उस इलेक्ट्रल बॉन्ड से पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल जाए, उसके बाद भी इतना जज्बा कि वो डिफेंड कर लें,
इनको राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता अपना बनाना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूँ, एक एज अ स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी को इससे बेस्ट कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि अंकिता भंडारी, उसकी हत्याकांड में जो शामिल लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के भी और सरकार के भी दायित्वधारी थे? दोष सिद्ध उनका जब एफआईआर हो गई और सारी बात एक्सपोज हो गई, आपने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। करना ही पड़ता, नहीं करते तो क्या करते। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि रेणु बिष्ट जो आज भी आपकी पार्टी की एमएलए है, उनके खिलाफ पूरा यमकेश्वर से लेकर के वो तमाम लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने जिस जगह अंकिता भंडारी के कत्ल के सबूत हो सकते थे उस जगह को बुलडोज करवा दिया। उस बुलडोजर का जो ड्राइवर था उसने बयान दिया बाकायदा कोर्ट में कि मुझे वहाँ की विधायक ने और एक पदाधिकारी ने बुलडोज करने के लिए कहा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि साहब किसने नेक्सस पैदा किया? हाकम सिंह कांग्रेस का पदाधिकारी था क्या? संजय धारीवाल कांग्रेस का पदाधिकारी था? रमेश पोखरियाल निशंक जिनके साथ उनकी फोटो है, भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनके साथ उनकी फोटो है, श्री पुष्कर सिंह धामी जो जिनके साथ उनकी फोटो है, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, सारी टॉप लीडरशिप स्टेट की भाजपा की, हाकम सिंह के साथ आप उनकी तस्वीरें, उनके तमाम सोशल और पॉलिटिकल कार्यक्रमों में उनकी फोटो उनके साथ आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप तुर्रा ये आप कहें कि साहब नेक्सस मैं हाकम सिंह को छोड़ा क्या हमने? अरे क्या बेशर्मी नहीं, आप इतनी बेशर्मी नहीं कर सकते थे कि हाकम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था और जिसके मदर को लेने के लिए हेलीकॉप्टर बाकायदा चीफ मिनिस्टर भेजते हैं। मैं समाज में होता है कभी कभी कोई हमारा कार्यकर्ता इतना नजदीक होता है, उसकी मदद करने के लिए हम आउट ऑफ द वे जाते हैं, लेकिन मैं उनकी नजदीकियां बता रहा हूं। जो आप ये कह रहे हैं कि साहब ये नेक्सस किसने पैदा किया, ये लोग कौन थे, देखिए सच को स्वीकार करना चाहिए। और अब चुनाव नहीं चल रहा, अब इस मुद्दे पर वोट नहीं होगा, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जनता ने जिन मुद्दों पर, और अभी मनोज भाई ने कहा, आपने तो उनको बी टीम बता दिया, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ भी बोला, उन्होंने कांग्रेस के भूतों के बारे में भी कहा कि निराशाजनक वातावरण था। मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। वो सबने देखा कि पूरे प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति थी। बॉबी पवार ने आंदोलन किया, ये हम क्या मना कर सकते हैं कि उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो कई बार जेल गया भर्ती घोटाले के मामले में, तो उसको आप बी टीम कह देंगे? भाई जिस समय पूरे प्रदेश के अंदर ये भर्ती घोटाले का मामला चल रहा था, निश्चित तौर पे बॉबी पवार ने बेरोजगार नौजवानों को और जो नौकरी की अपेक्षा रखने वाले नौजवान निराश थे उनको एक लीडरशिप दी। अगर वो अब आज चुनाव लड़ रहा है और उसका फायदा उसको होता है तो मैं कौन हो सकता हूं रोकने वाला उसका या उसके ऊपर टिप्पणी करने वाला। लेकिन वो मेरी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और अगर वो जीतता है तो वो कांग्रेस को भी हराएगा, बीजेपी को साथ साथ। अब वो जीतेगा नहीं जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी, ये तो गर्व में है। अब वो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन अब चुनाव होने के बाद अगर हम इस तरह की बात करें कि वो बी टीम है सी टीम है, ये मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी की मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मुझे इतना बता दीजिए, अगर इनके साथ किसी व्यक्ति का फोटो हो, वो इनका पुत्र हो, वो इनका भतीजा हो, और वो कोई गलत काम कर दे तो उसकी सजा क्या सूर्यकांत धस्माना जी को मिलेगी? अरे अपराध जिसने किया, अपराधी को या तो कोई बचा रहा हो या तो अपराधी को बचाया जा रहा हो। अगर अंकिता भंडारी के साथ किसी ने गलत किया, उसको बचाया गया क्या? अगर किसी ने नकल माफिया के साथ षड्यंत्र करके कोई गेम प्लान कर रहा था तो उसको कोई बचा रहा था क्या? हमने कार्रवाई की, हम धर्म के साथ खड़े रहे, यही तो मैं कह रहा हूं। हम अधर्म के साथ खड़े नहीं। अब कह रहे हैं आपकी तो मजबूरी थी, तो आपके लिए मजबूरी क्यों नहीं थी? इस 65-70 सालों में जो पनपता रहा ये अचानक तो नहीं आया ना नकल, ये नकल माफिया अचानक तो नहीं आ गया कहीं से। लेकिन कभी इस नकल माफिया पे किसी ने हाथ नहीं डाला क्योंकि सूटकेस पहुंच जाते थे। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा अगर कोई आएगा भी ऐसा तो साले उसको भी जेल डालेंगे। ये होती है बात, ये होता है कमिटमेंट। उत्तराखंडी है जो व्यक्ति खुद आंदोलन से निकला हो, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, वो कैसे उत्तराखंड के युवाओं के खिलाफ सोच सकता है? इसलिए उन्होंने कहा मजबूत निर्णय लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, हमारी बहन हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ, अभी इन्होंने कहा वहां तोड़ दिया गया। हत्या की जगह कौन सी थी? नहर का किनारा जहां हमारी बहन का मर्डर हुआ। उस बच्ची का, उस बेटी का मर्डर जहां हुआ,
उसका वहां का और यहाँ का लिंक को जोड़ के गुमराह करने के काम नहीं किया जा रहा। लगता है कि कुछ सबूत, मैं बात पूरी कर दूं। मैं ये कह रहा हूं सरकार अपना काम करी है, कानून अपना काम करेगा। आप कानून को धता बता देते हैं। हम कह रहे हैं ना, अब जरूरत पड़ेगी, मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। हम कह रहे हैं हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ये बहुत हो गया। हमने कोई गलत काम नहीं किया और हम किसी गलत का साथ नहीं दे सकते। हमारी बेटियों के ऊपर अगर आंच आएगी और हम ऐसे व्यक्ति को बचाएंगे तो कल को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। और इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, एक मत है। लेकिन मजाल है कि राजनीतिक लोग, क्योंकि मुद्दे नहीं बचे। अब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय धस्माना जी को और आदरणीय ध्यानी जी को। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। आप इस चुनाव में देख रहे होंगे जो सरकार ईमानदारी से काम कर रही थी। इस चुनाव में जो हमेशा इस प्रदेश के लिए पलायन मुद्दा रहता था वो मुद्दा नहीं रहा। रोजगार जो बड़ा मुद्दा रहता था, इस बार जितनी बड़ी पिटारा खोला सरकार ने, युवा मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए, वो मुद्दा नहीं बना पाए लोग। तो इसलिए इन्हें लगा कि कोई मुद्दा है उसको इमोशनल हवा दे दो तो शायद वो खड़ा हो जाए। और मैं ही कह रहा हूं प्रदेश की जनता सब जानती है आपने क्या बोला, चुनाव में क्या कहा, उसका परिणाम 4 जून को सामने आ जाएगा। और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रदेश की जनता, ये पढ़ा लिखा प्रदेश है, ये वैचारिक प्रदेश है, यहां कोई किसी को जल्दी से गुमराह नहीं कर पाता। परिणाम सबके सामने होगा। और हम ये कह रहे हैं हम लोकतंत्र का सम्मान करेंगे। अगर हमें लगा कि ये मुद्दे ज्यादा हावी हैं और यहाँ वाकई कहीं हमसे चूक हुई तो हम अपने अंदर सुधार पैदा करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा, एक एक बात, चुनाव हो चुका है, उसके बाद मैं इन बातों को कह रहा हूं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी या मेरी सरकार कहीं गलत नहीं है। हमने पूरी ईमानदारी से जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अब मुझे बताइए इससे सख्त क्या कर सकते हैं कि उसके खिलाफ जिस व्यक्ति ने ये कुकर्म किया हमारी बेटी के साथ, आज वो कहां है, बेल तक नहीं होने दी उसकी। इससे बड़ा सबूत क्या लेंगे आप? पूरी सरकार लगी है कि सजा दिला के छोड़ेंगे। ये ईमानदारी होती है। जिस नेक्सस को आप ये कह रहे फला के साथ फोटो था, हमदर्दी कहीं दिखाई देती है मैडम? हमारी हमदर्दी यह है कि हम उनके खिलाफ खड़े हैं। बैंड बजा रखी है सरकार ने, उनकी बेल नहीं होने दे रहे। इतनी सख्ती के साथ खड़े हैं कि उनको पता चले कि ये करने का पाप क्या होता है, इसकी सजा क्या होती है, भविष्य में कोई इस काम को ना करे। इसलिए एक संदेश देने का काम मेरे युवा मुख्यमंत्री और मेरी सरकारों ने किया। और इसलिए हम कह रहे हैं हम सही हैं, इसलिए ठोक के बोल रहे हैं, अड़ के बोल रहे हैं। गलत होते तो हमारी निगाह झुकी होती, गलत होते तो हम मुद्दों से बच के भागते हुए नजर आते। हम साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। इसलिए हम बिल्कुल क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और जनता सब जानती है। और इसलिए हम आश्वस्त हैं कि 4 तारीख के परिणाम बता देंगे जनता किसके साथ है। जी जी जी, बोलिए धस्माना जी। नहीं, मैं तो आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अभी अंकिता भंडारी का जो मसला है उस मसले पर हमने पूरे राज्य भर में 5 लोकसभा सीटों पर हमारे लोगों ने, क्योंकि अंकिता भंडारी के मर्डर से लेकर के और आज तक उस आंदोलन में तमाम सामाजिक संगठन और एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने जो भूमिका निभाई उसको लेकर के हमने मुद्दा बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा कि उसकी हत्या क्या हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अरे भाई, जो उसका शयन कक्ष था जहाँ वो रहती थी, जहाँ सबूत हो सकते थे, आपने उसी को टारगेट करके नष्ट कर दिया। और आपने हरिद्वार, अब अच्छा ये लगता कि हरिद्वार जाकर के आप उसका बंगला तोड़ते, तब तो हम मानते कि बुलडोजर आप चला रहे हैं। आपने उसको, उस जगह को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जहाँ सबूत थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाकम सिंह और संजय धारीवाल केवल फोटो नहीं थे उनके, वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कैडर के लोग, झूठ वो पार्टी में, अरे भाई पार्टी में आप भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं आपके बारे में नहीं बोलता। जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए उससे पहले आप किसी पार्टी में थे, लेकिन आज आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो आपको मैं कैडर ही कहूंगा, आपको मैं पार्टी का नेता ही कहूंगा। मैं निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से जुड़ा हुआ था, संजय, बिल्कुल। अरे आपकी सरकार और पार्टी चली कांग्रेस से रही है। आज आधी सरकार में तो मंत्री हमारे पार्टी के लोग हैं, तभी आपकी सरकार चल रही है। वहाँ इतने योग्य लोग ही नहीं है कि आप उनको मिनिस्टर बनाएं। अरे आ जाएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे, उनको लगे। नहीं, यशपाल आर्य जी को भी बुलाया, हरक सिंह रावत जी को बुलाया। आपने जितना बेचारों को परेशान किया हुआ, दबाव डाला हुआ, उनकी बहू तो चली गई, एक लक्ष्मी राणा जी भी चली गई। लेकिन वो मैं व्यक्तियों पर कभी चर्चा नहीं करता। लेकिन जहाँ तक वैचारिक बात है, देखिए मैंने आपको बताया कि अब इन बातों का कोई मतलब चुनाव से नहीं है, वोटिंग से नहीं है। अब हम केवल एक
पोस्ट इलेक्शन हम सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, और मैंने जहाँ से बात शुरू करी थी कि इस राज्य के और पूरे देश के प्रथम चरण के चुनाव का क्या प्रभाव हुआ कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वो सारी मुद्दों से डीरेल होकर के केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। आप योगी जी का भाषण सुन लीजिए, आप मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, आप नड्डा जी का भाषण सुन लीजिए। मतलब हंसी की बात यह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें हैं नहीं, वो बातें आप भाषण में कह रहे हो। और एक प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति, देखिए इस देश में बहुत कम समर्थन वाले प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट ही फेस नहीं किया। I.K. गुजराल साहब रहे, H.D. देवेगौड़ा जी रहे, चंद्रशेखर जी रहे। बहुत ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रहे जिनका बहुत कम जन समर्थन या उनके पास पीछे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बहुत कम संख्या थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उस पद की मर्यादा के नीचे जाकर के बात नहीं करी। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस देश की हिंदू माता बहनों के मंगल सूत्र उतार करके और मुसलमानों को दे देंगे, इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूं चुनाव आयोग को उनके तत्काल उनके इलेक्शन कैंपेन में ही रोक लगा देनी चाहिए। अगर इस तरह की नफरती बातें आप देश में डिवीजन की बातें करोगे, आप देश भर को हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात करोगे, मैं समझता हूं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी के लिए अच्छा हो ना हो, कांग्रेस के लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन इस देश के लिए, इस देश की जो हमारी मूल मंत्र है अनेकता में एकता, उसके लिए खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इसका। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे 14 मार्च को जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई भी अगर कोई गलत परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश करेगा, कोई भी गलत नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगा, कोई भी देश में अगर विभाजनकारी बात करेगा, तो उसके चुनाव पर हम तत्काल एक्शन लेंगे। मैं समझता हूं ये हाई टाइम है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव आयोग ना ले तो माननीय उच्चतम न्यायालय ले। इस समय जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ा काम किया इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, वैसे ही देश को और देश की अनेकता में एकता के सिद्धांत को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। और पूरे कांग्रेस के पास सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स नहीं था। कांग्रेस के पास शादाब भाई प्लीज आप मेरे बात बोल लेना। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास न इनकम टैक्स है, न सीबीआई है, न ईडी है, जिससे हम रेट डलवा करके मनोज ध्यानी जी को या शादाब शम्स को या सूर्यकांत धस्माना को ये दबाव बना पाए। जिन जिन लोगों पर ये रेड्स हुई, उसके बाद तत्काल बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया। और मैं उस पत्रकार बहन को बहुत बधाई देता हूं जिसने देश का पहला इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई और ये पता लगवाया कि ये क्या चीज है जिसमें जिसको दे रहे हैं उसका नाम ही नहीं लिखा जा रहा। मैं आपको बैंक ड्राफ्ट देता हूं, मैं आपको चेक देता हूं, तो बाकायदा मेंशन करता हूं कि मैं किसको बैंक ड्राफ्ट दे रहा हूं, किसको चेक दे रहा हूं। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड में कॉलम ही नहीं है कि आप किसको दे रहे हैं, और उसमें एक नंबर है। ये सारी बातें भाई ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने सबमिट किया है। प्लीज मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात मुझे पूरी करने दें। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में अल्ट्रा वायलेट उससे लाइट से वो नंबर दिखाई पड़ेगा। ये कौन सा देश में पारदर्शिता का सिद्धांत आप स्थापित कर रहे हो? तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पूरा पिटारा खुला, उससे एक्सपोज हो गया सारा का सारा मामला। और आज जो साहस इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया और पूरे देश को एक रोशनी दिखाई, वैसे ही इस देश को विभाजन के कगार पे ले जाने वाले जो भाषण है किसी भी नेता के और किसी भी पार्टी के हो, उनको रोकना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि झूठ की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। अभी भी आदरणीय धस्माना जी अभी भी झूठ बोल रहे हैं भाई। वो एक तरफ कह रहे हैं कि वहां किसी का नाम ही नहीं है, बॉन्ड पे लिखा हुआ कि कौन देने वाला, तो कैसे पता चल गया कि किसने दिया है? अरे सर बताता हूं मैं बताता हूं। केवाईसी सुनिए आप सुनिए। नहीं तरीका कैसे? अरे वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आपकी सरकार ने वकील खड़े कर दिए कि देश की जनता को कोई अधिकार। अरे भाई सुनिए, नहीं है ट्रांसपेरेंसी नहीं है आज से पहले कांग्रेस ट्रांसपेरेंसी नहीं। अरे भैया ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप ये देखिए,
मेरी बात का मेरी बात का जवाब हम सब दे रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री साफ बता रहे हैं तो दिक्कत क्या है? सुनिए प्रधानमंत्री नहीं बता रहे आपको, शायद प्लीज आप मेरा जवाब, आप अपनी बारी पे जवाब दे देना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कहा कि ये असंवैधानिक है, इलीगल है, और एसबीआई को कहा कि सारा रिकॉर्ड ऑन पेपर्स लाइए, केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े वकील खड़े किए और ये कहा कि देश की जनता को अधिकार नहीं है डोनर्स के बारे में जानने का, क्योंकि उसके बाद उनकी प्रताड़ना हो सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, आदेश दिया, और उनके निर्देश के बाद एक दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तब जाकर के एसबीआई ने वो पूरा रिकॉर्ड ऑन पेपर्स इलेक्शन कमीशन के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिससे पूरा मामला एक्सपोज हुआ। सरकार नहीं चाहती थी। आप कह रहे हैं कि कैसे पता लगता? ऐसे पता लगता कि जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाएंगे तो आपका केवाईसी लिया जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड आप खरीदेंगे उसमें कोई कॉलम ऐसा नहीं है जिसको आप डोनेट कर रहे हैं उसका नाम उसमें लिखा जाए। ये उसी को पता होगा केवल जिसको आपने डोनेशन दिया, और ये बैंक को ही पता होगा। लेकिन ये पूरा एक्सपोजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, अदरवाइज ये देखिए, मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड के इशू पे ज़रूर बोलना चाहूँगा, और इसलिए बोलना चाहूँगा कि आदरणीय सूर्यकांत जी या आदरणीय शादाब जी को शायद नहीं मालूम हो, ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया रिपोर्टर्स कलेक्टिव, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक पार्टी राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को मैं बड़ा सिद्धांतवादी मानता हूँ। मेरा प्रत्येक राजनीतिक विचारधारा के प्रति बराबर का सम्मान रहता है, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, राइट टू सेंटर हो या लेफ्ट टू सेंटर हो। सीपीएम ने जब ये मुकदमा डाला तो कम से कम ये प्रण लिया कि हम इलेक्ट्रल बॉन्ड से एक चवन्नी नहीं लेंगे, और ना उन्होंने लिया, वो केस में बने रहे। ये उनकी ईमानदारी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ उत्तराखंड का, और हमने ये केस फाइट किया रिपोर्टर्स कलेक्टिव और सीपीएम के साथ संयुक्त रूप से। जो पार्टियाँ मैंने रिक्यूज़ किया है बॉबी पवार के चुनाव के लिए, वहाँ से रिक्यूज़ किया, और इसलिए मैं ईडीआर का प्रचार मैंने इस बार नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि जिस सेंटर में, केंद्र में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो राज्य में जिसकी सरकारें हैं, टीएमसी की मान लीजिए बंगाल में है, या YRSP मतलब राजशेखर रेड्डी की पार्टी जो है अगर वो आंध्र प्रदेश में है, या तेलंगाना राष्ट्र समिति है वो तेलंगाना में, तो वहाँ पर उन्होंने वो दबाव बना के तब इलेक्ट्रल बॉन्ड से फ़ायदा उठाया। उसमें कांग्रेस भी बराबर की सम्मिलित है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का सत्य है, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ये ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया है, ये नज़र आ रहा है। एक जो सबसे बड़ी गलती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के संदर्भ में, जिसको देश की जनता को समझना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हम कभी भी कोई बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर बनाते हैं तो उसमें आदरणीय हम लोग कमीशन देते हैं, हमें कमीशन देना होता है। बैंक ड्राफ्ट आपका फ्री में नहीं बनेगा पोस्टल ऑर्डर में। अब आप सोचिए करोड़ों के जो बॉन्ड्स खरीदे गए और पार्टीज़ को दिया गया, इनका क्या इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पर जो कमीशन होता था, जो बैंक को जाना चाहिए था, वो कमीशन क्या डोनर्स ने दिया, या इसका बोझ जनता के ऊपर डाल दिया गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे पैसा तो राजनीतिक दलों को जेब में गया, लेकिन जो कमीशन पे किया वो आम जनता ने किया, उसका बिल फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार ने भरा। ये इसलिए सबसे बड़ा देश का स्कैंडल है, और इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का सत्य है। शादाब भाई ने एक बात बोली कि बॉबी पवार बी टीम। किसकी बी टीम? बॉबी पवार ए टीम है। इन राज्य ये उनका मैनिफेस्टो है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, उत्तराखंड के संदर्भ में वो मैनिफेस्टो ला दें। और मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूँ, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं।
जैसे आपने शादाब भाई नकल विरोधी कानून का है, इसमें पेपर लीक निरोधक एवं नकल विरोधी अधिनियम में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। पेपर लीक को भी रोकना है। पेपर लीक के रोकने का कोई संदर्भ वहाँ पर उस कानून के भीतर नहीं है। उत्तरकाशी के एक बच्चे ने नकल विरोधी कानून आने के बाद सबसे पहले जब प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये पेपर खुले हुए कैसे आए, उसी पर मुकदमा ठोक दिया। यानी जो विशल ब्लोवर है उसी को आपने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नकल विरोधी कानून की समीक्षा में जब आवरण बने तो उसमें विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो हमारा मुद्दा रहा है अपार्ट फ्रॉम महिला सुरक्षा जो अंकिता भंडारी जी के इर्द गिर्द बुना गया है। इसमें लोकायुक्त के गठन की बात है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोल बोल कर थक गए कि आप गठन करिए और सरकार गठित नहीं कर पा रही है। कारण क्या है, क्या विसंगति है? मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो बहुत बड़ा पैनल है, वैचारिक पैनल है, ऐसी क्या विसंगति है कि ये गठित नहीं हो पा रहा? हमने इस पे बात रखी है बॉबी पवार जी के उसमें और तमाम राजनीतिक चिंतन के बाद रखा है कि उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, लोक कानून के अंदर, और सादा भाई आप जरूर इसको अपनी पार्टी के भीतर ले जाइए, आज ही इस पे विचार करना प्रारंभ करिए, आदरणीय आप भी करिए अपनी पार्टी के भीतर। एक विसंगति है कि लोकायुक्त जो होगा उसका चयन किया जाना है, वो या तो आर्मी चीफ होना चाहिए या नवल चीफ होना चाहिए या एयरफोर्स का चीफ होना चाहिए या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए। और ये इतनी बड़ी विसंगति है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है या आर्मी चीफ है उस केंद्र में तो बन सकते हैं लोकपाल के लिए, उसके लिए स्वीकार हो जाएंगे, वो किसी राज्य के भीतर नहीं जाएंगे। वो इतनी बात किसी को समझ नहीं आई, ना भारतीय जनता पार्टी को समझ आई, ना कांग्रेस को समझ आई, न तमाम राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल उनको समझ नहीं आई और इस कारण लोकायुक्त आज तक गठित नहीं हो पाया। ऐसी तमाम विसंगतियाँ, उसके अंदर और कई विसंगतियाँ हैं। उसके अंदर विसंगति है कि कोई भ्रष्टाचार का अगर किसी पे आरोप है तब वो भ्रष्टाचारी माना जाएगा जब सर्वसम्मति से उसे पैनल कहेगा कि भ्रष्टाचारी है। उसमें बहुमत की बात नहीं है। आज भी अगर चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल बॉडी के गठन की बात है जिसको तमाम क्वेश्चन मार्क में है कि इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्यों हटाया गया, वहां पर उस प्रश्न चिन्ह में भी एक बात तो है कि कम से कम वहाँ मेजोरिटी तो है, 3 में कि 2 जो बोलेंगे वो बात आएगी, हालांकि वो सरकार की ही बात बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो लोकायुक्त कानून में इतनी बड़ी विसंगति है कि भ्रष्टाचारी तब माना जाएगा जब सर्वसम्मति से। ऐसा कभी लोकतंत्र के भीतर हुआ है? आप इन विसंगतियों को दूर करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप भ्रष्टाचार से दरअसल लड़ना ही नहीं चाहते और बॉबी पवार इसलिए ए टीम है कि वो इन दोनों को आईना दिखाना चाहता है कि आप अगर कानून में विसंगतियां करेंगे, युवाओं को बेवकूफ़ समझेंगे, जनता को बेवकूफ़ समझेंगे, अभिभावकों को बेवकूफ़ समझेंगे कि उनको कुछ समझ ही नहीं है, तो वो आकर आपको टक्कर देंगे, आपको कुर्सी से नीचे फेंकेंगे और स्वयं सत्तासीन होंगे। और ये लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है और ये मैसेज चला जाना चाहिए। तो मेरा संदेश इतना ही है। हरे कृष्णा। कार्यक्रम भी बहुत बड़ा होता जा रहा है ना? मैं फाइनल कमेंट करते हुए इस बात को ख़त्म करूँगा। मैं आदरणीय मनोज ध्यानी जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से इस बात को माना, स्वीकार किया कि एक तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिखाया कि भाई इसमें कुछ कमी है नकल विरोधी कानून में, इसे पेपर लीक वाला लाइन भी हमने किया है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो इस चीज़ों को सही करने की दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जो प्रदेश हित में हो, जो युवाओं के हित में हो, उस काम को करना चाहिए। अब किसी ने चाय बनाई और आप कह दें कि इसमें इलायची अदरक तो डाला, थोड़ी सी लौंग भी डाल देते या थोड़ी सी तुलसी भी डाल देते तो और अच्छा हो जाता। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो फ़ायदेमंद है वो काम किया जाएगा। लेकिन आप इसके बूते हमारा विरोध तो नहीं कर सकते अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा संशोधन करो, हम तैयार हैं, आगे बात करूंगा, मैं खुद इस बात का इनिशिएटिव लूँगा। दूसरी बात, बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने स्वीकार किया कि आप एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं। हम यही तो कह रहे थे। हाँ, मार्क्सिस्ट विचारधारा। जी मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मैंने ये बात कही, 3
राजनीतिक धाराओं ने मैंने सुन लिया, इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मैं मोड़ नहीं रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हो गया है। जो आपने कहा है वो रिकॉर्ड हो गया है। मैंने ये कहा कि एक हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमने मार्क्सिस्ट से, हमने लेफ्ट से, हमने राइट से, हमने सबका विरोध किया। सारे हमारे विरोध में हैं, हम मानते हैं। वो किसी ना किसी तरह से हमारे विरोध में खड़े होंगे। आपने स्वीकार कर लिया, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। मैं तो आपके पास चाय में अगर रह जाए तो उसकी की जा सकती है, लेकिन अगर आप समझदार गृहिणी का रोल अदा कर रहे हो, जनता ने आपको समझदार माना है, तो आपको लौंग की व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। ये नहीं कि लौंग को आपने किनारे रख दिया या इलायची को किनारे रख दिया। उसको अपनी जेब में डालकर अपनी जेब में क्यों रखना चाहते हैं और साइड में क्यों चबाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारी मंशा साफ है। वो आदरणीय मनोज ध्यानी जी ने भी क्लियर कर दिया कि हमको अगर हमें पॉजिटिव सजेशन उसके बावजूद भी देता, हम कौन सा लकीर के फ़कीर बैठे। हम तो हमारी नीयत लोगों को लाभ पहुँचाने की है, युवाओं के साथ ईमानदारी हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला विषय, ये भी कोर्ट में है, सबके सामने है। ट्रांसपेरेंसी आई हाथ से पहले तो पता ही नहीं चलता था कौन कितना माल अंदर किए हैं, तो कम से कम लोगों के सामने है। सब कुछ बैंक से हो रहा है, ओपन ट्रांजैक्शन है, तो अच्छी बात है। और माननीय न्यायालय ने कोई बात कही तो उसमें सब लोग सामने हैं, कांग्रेस भी है और बाकी दल भी हैं। और अगर इस पर कोई आने वाले वक्त में कोई और रास्ता निकलता है कि ऐसे नहीं ऐसे लेना, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी बरती है। हमने नंबर 2 का पैसा नहीं लिया कि पीछे से बैक डोर से पैसा दे दो। हमने सबको कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, हमें ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जो दे रहा है वो खुल के सामने आके दे, तो लोकतंत्र मजबूत होगा, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। अगर ये करना गलत है तो बता दीजिए। बहुत ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और युवा मुख्यमंत्री चीज़ों को लेके चले। हमें उम्मीद है कि जनता ने सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ देख लिया। आपके यहाँ डिबेट पे सब कुछ साफ हो गया है कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जनता, क्योंकि यहाँ का वर्डिक्ट दे चुकी है, आगे भी जो लोग देखेंगे वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम सही के साथ हैं, गलत के खिलाफ हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड के लिए बेहतर होगा। चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो भाजपा ने माना है कि 5 सीटें इनके पाले में जा रहे हैं, समाप्ति की ओर है। धस्माना जी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहना ही चाहिए जब तक रिजल्ट ना आए। अब रिजल्ट ईवीएम में कैद है, जो भी रिजल्ट आएगा, जनता जो भी रिजल्ट देगी, हम तो उम्मीद करते हैं 5 सीट कांग्रेस जीते। लेकिन एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इलेक्ट्रल बॉन्ड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित किया, सिद्ध किया। और बार बार जो कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, भाई तभी तो पता लगा कि कहाँ से आया, वो तब पता लगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे करके पूरे देश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया। आज पूरे देश के अंदर ये आवश्यकता है, हम सब लोग इस लोकतंत्र को जीवित रखें। हमारा लोकतंत्र जो हमको विरासत में मिला है, ये बहुत संघर्षों के बाद देश की आज़ादी मिली, उसके साथ लोकतंत्र मिला। हमारा जो मूल मंत्र है, अनेकता में एकता का सिद्धांत, उसको कायम रखना चाहिए। और उसको कायम रखने की जिम्मेदारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, सारी लीडरशिप की है। और जो संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो हमारे न्यायालय हों, उनको जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मैं समझता हूं कि वो भूमिका न्यायालय कहीं ना कहीं निभा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को आज हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव पारदर्शी बना रहे, चुनाव बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से लड़ा जाए। चुनाव में कहीं भी देश के अंदर वर्ग में, जाति में, धर्म में लोग विभाजित ना हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है जो उसको निभानी चाहिए। पूरा चुनाव के 7 चरण बड़ी अच्छी तरह से निपटे, ये हमारी कामना है। देश का लोकतंत्र रहेगा तो देश रहेगा, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज रहेगी। अगर लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज भी कहाँ रहेंगी और ये डिबेट्स भी कहाँ रहेंगी। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे वो सिरोधार्य हैं। जो भी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब लोगों को शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र का पर्व जो है वो संसदीय चुनाव का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। और ये एक ऐसी दरवाजे की चाबी है जहाँ से सिर्फ सांसद नहीं बनता, बल्कि वहाँ से देश का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने तक का दरवाज़ा संसद खोलती है। हमें उत्तराखंड के युवाओं को बाबूगिरी की दहलीज से उठाकर वहाँ दिखाने की कोशिश, नज़र दिखाने की कोशिश की है बॉबी पवार के माध्यम से
कि जहां देश में भारत के राष्ट्रपति तक जाने की जो रास्ता है वो खुलना चाहिए। हम सिर्फ अपने राज्य में ही बैठे नहीं रह सकते, हमें हिमालयी समाजों के बारे में, हिमालय राज्य के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, मुद्दों के बारे में संसद के भीतर गरजना आवश्यक है। वहाँ कानून निर्मित करने, विधि निर्माण, अधिनियम में निर्माण में भागीदारी बॉबी पवार जी के माध्यम से होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी थे। आदरणीय रानी लक्ष्मी जी थी, जो मुख्य त्रिकोणीय फाइट थी, और जोत सिंह गुंसोला जी थे और बॉबी पवार जी थे। 2 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें शायद मेरी तरह से भविष्य में बहुत जल्दी वनप्रस्थ की ओर निर्णय लेना चाहिए। उन्हें भारत की संसद की जगह अध्यात्म की ओर जाना चाहिए और नई पीढ़ी के लोगों को भारत की संसद के भीतर जाना चाहिए। सादाब जी को जाना चाहिए, यंग एज है उनको। सूर्यकांत जी को विधानसभा में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप मान रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रत्याशी अपने ग्राउंड फ्लोर से छत में चढ़ने के लिए उनको 2 आदमी चाहिए चढ़ाने के लिए, दोनों प्रत्याशियों के लिए। तो ये संसद के भीतर जाकर वो क्या ये यमुनोत्री घाटी जा सकते हैं, गंगोत्री घाटी में जा सकते हैं, खैट पर्वत जैसे इलाकों में जा सकते हैं, विषम पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने लायक है? ये नहीं है। उसमें उसके लिए बॉबी पवार जैसा नव युवक ही जाना चाहिए था और मुझे लगता है कि जनता ने शायद इस बात को पहचाना है और वही भारत की संसद के भीतर गरजेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक और भाजपा 5 सीटों पे आश्वस्त है, तो टिहरी पे पूरा बॉबी पवार समर्थक जो है ध्यानी जी, उन्होंने कहा कि बॉबी पवार जाएंगे। और क्योंकि अभी भाजपा सत्ता में है और कई लोग हमारे चैनल के माध्यम से हमसे सवाल करते हैं, तो वही आपने बताया, हालांकि आपकी सरकार लगी हुई है, लेकिन अंकिता भंडारी मामले में जितना जल्दी हो सके हमारी बहन अंकिता को न्याय मिले और दूसरा भू कानून वाला मामला जो चल रहा है तेजी से, उस पर भी कार्रवाई हो। उत्तराखंड को हम अपने ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, है ना। उत्तराखंड अगर आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो जो आवश्यकता होंगी सब कुछ किया जाएगा। मुझे लगता है कि पेड़ को बड़ा होने में और फिर बड़ा होकर फल देने में थोड़ा सा समय लगता है, वो समय की दरकार है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे ऋतु आ रही है। उत्तराखंड अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है। हम मानते हैं कि हम एक आदर्श प्रदेश बनेंगे और देवभूमि उत्तराखंड है, अपने देवत्यों को संभाल के रखेगा और आगे बढ़ेगा। बाकी जिनके भी प्रत्याशी जो है जीतते हैं, वो प्लीज़ अपने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाए, प्रमुखता से रखे। बाकी उत्तराखंड की नौनी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो आए हैं, हमारे शादाब शम्स जी, या हमारे यहाँ जो सूर्यकांत धस्माना जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, या हमारे साथ मनोज ध्यानी जी हैं बॉबी पवार समर्थक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय में, आप सभी ने समय दिया और इतने लंबे समय तक इतने अच्छे तरीके से यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की। आप सभी पुनः हमारे ऑफिस आए और पुनः बार बार आए, हम बार बार बुलाएंगे। और फिर से आपका यहाँ आगमन के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।